अगर आप लोग एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जहां पर एक ही वीडियो के अंदर यानी कि वन शॉट के अंदर क्लास 11th हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं चैप्टर वाइज चाहते हैं ऐसी वीडियो, तो मैंने आपके लिए ये काम आसान कर दिया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, 11th क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज मैंने जो है एमसीक्यूज जो है बना दिया है यहाँ पर। और इसका नाम भी है हमारा वन शॉट, जहाँ पर हम लोग टोटल 110 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि 100+ क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ना गाइस, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बस देख के चले जाओ, 2 से 3 बार, एंड ट्रस्ट मी, आपके ना बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो है वो यहीं से फंस जाएंगे, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो नहीं डाले हैं मैंने, बस इसके लिए नेक्स्ट कभी वीडियो लेके आऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर वाइज जो है हम सभी के सभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, और टोटली ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के ऊपर बेस रहने वाली है। तो ये आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंग। और एक और चीज़, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली बायलैंग्वेज होकर के पढ़ाऊंगा, जहाँ पर इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होते थे कि इंग्लिश वाले नहीं देखते थे एंड देन हिंदी वाले देखते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को इंक्लूड किया जाए, बिकॉज दोनों का बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और ये रहा आज का अपना पहला चैप्टर है ये, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है जी। मेसोपोटामिया वाला चैप्टर है। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और अगले 1 से 1.5 घंटे तक आपको ये पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से। ट्रस्ट में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से, ठीक है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अब। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। और एक और चीज़, नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, बिकॉज नोट्स जो बनाएगा, जो रिवीजन करेगा, वही अच्छे से नंबर लेकर के आ पाएगा, और पास क्या, पास से भी बहुत आगे जाओगे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच रीजन इज नोन एज द लैंड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, मेसोपोटामिया है। क्योंकि जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है, यानी कि दजला और फरात नदी है, जैसे मान लीजिए दो नदियां हैं, इन दो नदियों के बीच का जो ये एरिया है, यानी कि जो भूमि है, लैंड है, इस लैंड वाले एरिया को ही हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मेसोपोटामिया है वो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है आपका, मैसोस, मैसोस, ठीक है, मैसोस, जिसका मतलब क्या होता है, मध्य, यानी कि मिडल। और दूसरा वाला वर्ड क्या है आपका, पोटैमोस, इसका मतलब क्या होता है, नदी। यानी कि मेसोपोटामिया जो वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग भी यही है कि दो नदियों के बीच वाला एरिया, यानी लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामिया, ठीक है जी। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया है क्या किन दो वर्ड से मिलकर के बना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब वो है चीज़ है। और ये दोनों जो वर्ड है ना, ये मेसोस और ये पोटामोस, ये दोनों के दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, यानी कि यूनानी शब्द है, ये यूनानी भाषा के शब्द है ये। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, When did the gradual shift from nomadic life to settled agriculture begin? Nomadic life, अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। खाना बदोश जीवन से स्थायी कृषि की ओर धीरे धीरे बदलाव कब शुरू होता है। खाना बदोश हो गया या फिर आपका नोमैडिक लाइफ हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्थान से, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाओ, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओ, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओ। तो ये लोग जो इधर से उधर जाते रहते थे ना, मतलब कि परमानेंट सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं होता था इनका, तो उसी लाइफ को जो हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने साल पहले, यहाँ पर किसी भी एडी या बीडी की बात नहीं की जा रही है, एडी या फिर बीसी में कोई भी बात नहीं कही जा रही है, कितने हजार साल पहले ये चीज़ शुरू हुआ था, सेटल्ड एग्रीकल्चर वाली लाइफ। तो वो हुआ था आपका 10,000 years अगो। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 10,000 साल पहले खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि की ओर हम जो है
बढ़ गए थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ टेम्पल्स। आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, उसके अंदर टेम्पल टाउन भी हुआ करते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स है वहाँ पर। ठीक है जी। टेम्पल टाउन के अंदर क्या होता था, टेम्पल इन अर्ली मेसोपोटामिया सिटीज़, इनका मेन फंक्शन क्या होता था? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है सेंटर्स की तरह काम करते थे वर्शिप एंड प्रोडक्शन के लिए। वर्शिप इन द सेंस पूजा स्थल, और उत्पादन केंद्र के रूप में जो है ये टेम्पल टाउन्स काम काम जो है किया करते थे। मंदिर वाला जो शहर है वो काम किया करते थे, ये आपको अच्छे से पता होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट वाज द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सबसे प्रथम लैंग्वेज या प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सुमेरियन। सुमेरियन लैंग्वेज थी। सुमेरियन लैंग्वेज के बाद फिर कौन सी आती है, अक्काडियन आती है। अक्काडियन के बाद कौन सी आती है, एरामाइक आती है। तो ये तीन लैंग्वेज है जो कि एक के पहले एक जब चलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, उसके बाद फिर दूसरी लैंग्वेज आती है, फिर तीसरी लैंग्वेज आती है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ये तीन भाषाएं थी जो कि सबसे पहले आती है, और इन तीनों में से भी सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी, कौन सी आती है, सुमेरियन भाषा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुमेरियन। ठीक है जी, यानी कि सुमेरियन जो है भाषा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच मेसोपोटामियन लैंग्वेज वॉज सिमिलर टू हिब्रू। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो इसलिए देखिए, आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ रखे हैं पहले भी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यूज है, उसको मैंने लगा करके ही आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अंधाधुंध कुछ भी बना रहा हूँ, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो कि ऑलरेडी आए भी हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने। और ये टोटल 110 क्वेश्चन है, इसको करते रहिएगा। और भाई छोटी सी बस एक फीस है मेरी आप लोगों से, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये भी समझ लीजिए फीस के तौर पर, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दूसरे लोग बच्चों तक जो इसे शेयर भी करिएगा। ठीक है, यही बस आपसे मेरी एक छोटी सी फीस रहेगी। उसके अलावा अदरवाइज आप ऑफलाइन पढ़ते तो फिर पैसे तो लेते हैं फिर मैं, है ना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच मेसोपोटामियन लैंग्वेज वाज सिमिलर टू हिब्रू। हिब्रू बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रेजेंट टाइम में इराक के अंदर आज भी जो है बोली जाती है। ठीक है, तो ये हिब्रू, और एक और चीज़ बता दूं, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ना, जो प्रेजेंट में जो इराक एक देश है, मिडल ईस्ट के अंदर पड़ता है ये, इराक जो देश है, उसी देश के ऊपर पहले लगभग आज से 4000 5000 साल पहले वहाँ पर जो है लगभग मेसोपोटामिया जो है एरिया यहीं पर इसी के ऊपर हुआ करता था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो ना कि इराक के अंदर हिब्रू लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो भाई साहब ये मेसोपोटामिया के अंदर भी वही लैंग्वेज बोली जा रही थी। मतलब क्या कि जो हमने तीन लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस करा था, उन्हीं तीन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज होगा, यानी कि बेबीलोनिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अक्काडियन हो जाएगा। अक्काडियन मतलब जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज आई थी ना, अक्काडियन वाली, वही जो है हिब्रू जैसी भाषा से मिलती जुलती भाषा है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना, और हिब्रू भाषा प्रेजेंट टाइम में इराक के अंदर बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो गया, अक्काडी भाषा हो गया। ठीक है जी, जो कि हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, और वीडियो को ना 1.5x पर चला करके देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बिटवीन विच टू रिवर्स वॉज द फर्टाइल रीजन ऑफ मेसोपोटामिया लोकेटेड। जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फर्स्ट ही आपका क्वेश्चन था, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है जी, यानी कि दजला और फरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मॉडर्न कंट्री इंक्लूड्स द रीजन ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। अभी मैंने बताया इराक, यानी कि अच्छा लिखा भी तो होगा जरा, इराक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वट वॉज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नोन फॉर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कभी भी देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना, जैसे कि अभी तो अब 11th क्लास तो चली गई है, जैसे आप 12th क्लास के अंदर आएंगे ना, तो 12th क्लास के अंदर कोशिश ये करा करिए कि कोई भी जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, उस चैप्टर का जो टाइटल है ना, चैप्टर का नाम है,
उसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। और इससे भी पहले आप ये चीज़ सोचा करिए कि इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले मेसोपोटामिया ही क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है खास मेसोपोटामिया के अंदर। तो इसके अगर ऐसा सोचोगे तभी आपका जो है ना माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉड होगा और खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद ही जो है सारे सारे चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन टेढ़े बना लो चाहे टेढ़े टेढ़े जैसे क्वेश्चन बना लीजिए, आप आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे उस टाइम पर फिर, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अब ये 8वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो पता है आपको, सबसे पहली बार जो अर्बन लाइफ आई थी वो कहाँ पर आई थी, मेसोपोटामिया के अंदर आई थी, ये बात सही है। लिटरेचर काफ़ी रिच है इनका, मतलब कि जो राइटिंग है ना, राइटिंग वगैरह ये लोग जो है लिखा करते थे, ऐसे है ना पट्टिका हुआ करती थी, यानी टैबलेट्स हुआ करते थे, उसके ऊपर लिखा करते थे। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जो है मेसोपोटामिया जो कल्चर है वो जानी जाती है। मतलब क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन्हीं इन्हीं वजह से जो है मेसोपोटामिया का कल्चर जो है जाना जाता है, ठीक है जी। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी डाउट हो ना अपने ऊपर कि भाई ये 110 जो एमसीक्यूज है इसको हम याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको अभी बता दूं, आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है, यानी आपका जो दिमाग होता है, वो भाई इतना कैपेबल होता है ना कि आप हर एक चीज़ याद रख सकते हो। आप मानोगे नहीं, 100% जो आपके ब्रेन की कैपेसिटी होती है, यूज़ करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता होती है 100%, आप अभी भी 0.000001% ही आप लोग अभी तक यूज़ कर पाए हो। दैट मीन्स कि आपके ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी है अभी भी कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत रखना भाई। और एक और चीज़, याद रखने का मतलब यहाँ पर रट्टा मारना नहीं होता है। क्वेश्चंस को देखो और समझो कि किस तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप याद करोगे तो उसको आप कहोगे क्या, दिमाग में बैठ गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार तो जरूर देखिएगा, मिनिमम 2 बार तो जरूर देखिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट में देख लेना कितने सारे क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन विच डिकेड डिड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन मेसोपोटामियन बिगिन। तो आप लोगों को पता होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चलता है आखिरकार। तो ये जो है ना बेसिकली हम 1840s के अंदर, यानी कि 1840 से लेकर के 50 तक जो है एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं इराक वाले एरिया के अंदर, जो प्रेजेंट टाइम में एक देश है ना इराक, वहीं पर जो है हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं। खुदाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि भाई साहब आज से लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले यहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ठीक है। पता नहीं आप लोग ये सारी चीज़ें भी समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे। नहीं तो जब मैं 12th में आपकी फर्स्ट क्लास लूँगा ना, तब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर ये हो गया 1840 का दशक। दशक मतलब पता है ना, डिकेड, और दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है जी, 10 साल। और शताब्दी का मतलब, यानी कि सेंचुरी या फिर शताब्दी जब वर्ड लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, 100 साल। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रोंज, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड विच अदर मेटल। मतलब क्या, कॉपर प्लस क्या मिला करके ब्रॉन्ज बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन तो ना 12th क्लास के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, रांगा, दैट मीन्स टिन। टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रॉन्ज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर आपका तांबा हो गया, यानी कि तांबा प्लस रांगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टिन। टिन और तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर। इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, कांसा, यानी कि ब्रोंज। ये ब्रोंज ब्लैक कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट टैबलेट फाउंड इन मेसोपोटामिया डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली विच पीरियड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहली बार जो टैबलेट है, टैबलेट पता है ना आपको क्या होता है, जैसे आज के समय पे आपका एक पेज होता है ना, पेज, वैसे ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर क्या होता था कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी को पहले
गूंदा जाता था आटे की तरह। गूंदने के बाद फिर वो जो एकदम ऐसे चकोर टाइप सा टैबलेट बना लिया करते थे, पेज टाइप सा बना लिया करते थे, और उसके ऊपर जो है नुकीली तरीके से ऐसे यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो लिखा करते थे। तो इसी को बोला जा रहा है कि सबसे पहली बार हमें जो है ये कब देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो पट्टिका बनी थी वो आपकी बनी थी 3200 ईसा पूर्व, यानी कि 3200 बीसी के अंदर या बीसीई के अंदर जो है चीज बनती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टर्म उर वॉज यूज फॉर विच डाइटी। कौन से भगवान के लिए, कौन से देवता के लिए उर जो वर्ड है वो यूज किया जाता था। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो देवताओं के बारे में बात की जा रही है ना। एक तो थे आपके मेल गॉड और दूसरी थी आपकी फीमेल गॉडेस। ठीक है जी। तो जो मेल गॉड थे उनका नाम था उर। उर जिनका मतलब क्या होता है, चंद्रदेव। चंद्रदेव यानी कि मून गॉड। ठीक है जी, ये लिखा भी होगा मून गॉड, ये देखिए लिखा मून गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे मून गॉड ही है। और फीमेल में कौन हुआ करती थी, फीमेल के अंदर आपकी हुआ करती थी इनन्ना। इनन्ना, इनन्ना बेसिकली किस चीज़ की गॉड है, ये गॉडेसेस है, मतलब देवी है ये, फीमेल है, देवी है, किसकी है ये, प्रेम और युद्ध की, यानी कि लव एंड वॉर की जो है देवी ये थी। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। वट वॉज उरुक, उरुक क्या था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैसोपोट, जैसे प्रेजेंट टाइम में ये इराक एक कंट्री है। ठीक है जी, इराक, इराक। तो इराक के अंदर भी तो अलग छोटे छोटे शहर होंगे ना, छोटे छोटे शहर होंगे। वैसे ही इराक की जगह पर बहुत हजार साल पहले, लगभग 2-3 हजार साल पहले, वहां पर मेसोपोटामिया हुआ करता था। ठीक है जी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करता था। इसी मेसोपोटामिया को जो बड़ा सा एरिया है, इसी के अंदर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था उरुक। वैसे ही एक और शहर भी मिलता है हमें उर, एक और मिलता है हमें मारी। ऐसे कुछ सारे, मतलब बहुत सारे जो शहर है वो मिलते हैं हमें। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर आज आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ सिटी इन मेसोपोटामिया। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर भी आपका यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट वॉज कंसिडर द गॉडेसेस ऑफ लव एंड वॉर। अभी मैंने बताया इनन्ना। ठीक है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आपको बोरियत फील नहीं हो रही होगी, है ना। अगर आपको बोरियत फील हो रही है तो भाई जाओ, जा करके मुंह धो लो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, अभी बता रहा हूँ नोट्स बनाते रहो, बिकॉज बहुत टाइम आपका बचेगा फिर इससे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप इसको ना चीपेस्ट मोड ऑफ भी बोल सकते हो। ठीक है जी, चीपेस्ट मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन वो क्या है। तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सा है, वाटरवेज है, यानी कि जल मार्ग। जल मार्ग सबसे सस्ता, सबसे सरल तरीका होता है व्यापार करने का। तो ये भी आपको याद रखना। प्रेजेंट टाइम में भी जो है जल मार्ग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज कॉस्ट जो होती है ना, जो पैसा लगता है उसके अंदर बहुत कम लगता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि वो फ्रीड बेबीलोन फ्रॉम असारियन रूल इन 625 BCE। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 625 ईसा पूर्व में, यानी बीसी के अंदर, बेबीलोनिया को असुरी आधिपत्य से मुक्त जो है किसने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुछ याद है आपको, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये नेबोपोलासर। ठीक है जी, नेबोपोलासर इज द राइट आंसर। इन्होंने ही जो है मुक्त करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने ना आपकी पुस्तक के अंदर ये पिक्चर जरूर देखी होगी। ये बेसिकली बोलते हैं एक ये लेडी है, ये कोई एक फीमेल है ये। ठीक है, ये एक फीमेल है जिनका नाम ही है वैसे वारका। ठीक है, तो वारका हेड के नाम से आपका, आपके बुक के अंदर एक ऐसे टाइटल बना होगा और उसी के बारे में ऐसे लिखा होगा वारका हेड के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच सिटी वॉज द वारका हेड डिस्कवर्ड। वारका हेड का जो ये जो चित्र है, ये जो जो मुखड़ा है, ये कहाँ से मिला है, कौन से सिटी से मिला है हमें मेसोपोटामिया के। तो यही आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को आई होप पता होगा इसका राइट आंसर क्या है आपका, उरुक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है बहुत बार पहले आ भी चुका है, और आपके इसी मिड टर्म के अंदर भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उरुक के अंदर मिला था, ये पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच रूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच रिवर वॉज नोन एज द वर्ल्ड रूट इन एंशियंट टाइम। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में किस नदी को विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता था, वर्ल्ड रूट के मार्ग में जाना जाता था। मतलब क्या है कि उस नदी का, उस रिवर का जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबे स्तर पर जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि ये फरात होगा ये, ठीक है, फरात। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही आपका फरात नदी यानी कि यूफ्रेट्स रिवर। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनमर्कर, आई होप आप लोगों को पता होगा कि हु वॉज एनमर्कर। हालांकि वही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि एनमर्कर वॉज द रूलर ऑफ विच सिटी। ये एक राजा था, ठीक है, यानी कि ही वॉज अ रूलर। ये एक राजा था, रूलर था। कौन से एरिया का ये राजा था, यही आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी अभी बताऊंगा इसके बारे में क्या है। तो एनमर्कर जो है बेसिकली उरुक जो सिटी है वहाँ का ये रूलर था, राजा था ये, ठीक है। हिंदी वाले भी भाई ऐसा मत सोचना कि आपको नहीं लेके चल रहे हैं हम, हिंदी वाले में ही पढ़ते थे हम लोग। एनमर्कर जो है किस शहर का शासक था, तो वो उरुक, उरुक नहीं है ये, उरुक का है, उरुक का शासक था। और आप लोगों को पता होगा कि एनमर्कर एक जो राजा है ना, इसी ने सबसे पहली बार, ऐसा बोला जा रहा है कि एक टैबलेट का निर्माण करवाया था। टैबलेट यानी कि पट्टिका का जो है निर्माण इसने करवाया था, पट्टिका का। इसी पट्टिका को लेकर के अपने दूत, यानी कि इसका एक एम्बेसडर हुआ करता था जिसका नाम था अरट्टा। इस दूत को ही राजा एनमरकर ने ये पट्टिका बनवा करके दी थी कि जा करके दूसरे देश में ये मेरी पट्टिका दिखा दियो, और वो समझ जाएंगे कि मैंने क्या मैसेज भेजा है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आफ्टर 2000 BCE यानी BC, मारी सिटी फ्लरिश्ड एज व्हाट। मैंने आपको बताया था मारी सिटी, पहले क्या होता है ना, मारी सिटी बड़ी खराब सिटी मानी जाती थी, लेकिन बाद में जाकर के बहुत ही अच्छी सिटी के रूप में जो है ये परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने आप को आफ्टर 2000 BCE के बाद। तो ये बेसिकली एक एज अ रॉयल कैपिटल बन जाती है, एक शाही राजधानी के रूप में ये जो है बन जाती है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच किंग एस्टैब्लिश्ड अ लाइब्रेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। विच किंग एस्टैब्लिश्ड अ लाइब्रेरी इन हिज कैपिटल निनवे। अब यहाँ से ना आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि फलाना आदमी ने, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, असुरबनीपाल। इस बंदे, खैर इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असुरबनीपाल। ये एक आदमी का नाम है, ये ठीक है, एक पर्सन का नाम है। इस आदमी ने जो है ना अपनी एक कैपिटल थी, इस कैपिटल का नाम था आपका निन्वे, ठीक है जी, निन्वे। इस निन्वे के अंदर ही एक लाइब्रेरी इसने जो है बनवाई थी। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निन्वे के अंदर लाइब्रेरी किसने बनाई थी, जैसे कि इस अभी पूछा जा रहा है, तो असुरबनीपाल ने बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि असुरबनीपाल ने कहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई थी, तो उसने अपनी एक कैपिटल है, यानी कि एक राजधानी है, निन्वे के अंदर उसने चीज़ बनाई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रहा असुरबनीपाल, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैं बच्चों को टेस्ट में भी अक्सर देता रहता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंसान है जो कि स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। यहाँ लिखा होगा स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, नेबोनिडस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चचा हमारे विधायक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिलगेमिश वॉज द रूलर ऑफ विच सिटी। अभी हमने देखा था एनमरकर के बारे में, है ना, उसके बारे में हमें पता चल गया था, मारी वाला एरिया था उसका। तो गिलगेमिश जो है ये कौन से एरिया का जो है राजा था, ये राजा था एक, ये नाम है किसी इंसान का भाई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये राजा था, बट कौन से एरिया का राजा था ये। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उरुक, ठीक है जी। ये मत सोचिएगा कि उरुक के ही बहुत सारे राजा कैसे हो सकते हैं भाई। एक समय पर पहले एक राजा होगा, उसके बाद इसके मरने के बाद दूसरा राजा बनेगा ना, फिर इसके मरने के बाद फिर तीसरा राजा बनेगा। तो ये राजा बहुत सारे होते थे एक ही सिटी के अंदर भी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका क्या है, उरुक। और उरुक के अंदर ही ये जो है हमें वारका हेड भी मिला है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। वारका शीर्ष बोलते हैं हिंदी में।
यहाँ होता है आपका पहला चैप्टर समाप्त। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आप लोगों को पता होगा ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य किसकी बात हो रही है? ये बेसिकली आपकी रोमन एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है। रोमन एम्पायर की बात हो रही है, यहाँ पर रोमन साम्राज्य की बात हो रही है। अब आपने अगर कोशिश करा होगा समझने की, तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट समझते हैं ना आप, महाद्वीप। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, भारत उसी एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो ऐसे ही 3 महाद्वीपों के अंदर जो है ये रोमन एम्पायर जो है फैला हुआ था। समझ रहे हैं? ये देखने में आपको मैप में छोटा लग रहा होगा, लेकिन बेटा पैदल अगर घूम लिए ना तो जिंदगी सफल है आपकी। मतलब घूम नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। और ये बीच में क्या है? ये मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है ये, ठीक है। तो इसी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के अगल बगल ही रोमन एम्पायर जो है पूरा स्टैब्लिश किया गया था। तो इस रोमन एम्पायर के बारे में कुछ बात है जो आप लोगों को जाननी चाहिए मेरे हिसाब से। वो क्या है कि ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये है बेसिकली आपका यूरोप, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका पड़ जाता है साउथ, साउथ कह रहा हूँ, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये पड़ जाएगा आपका वेस्ट एशिया। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एरिया को मिला करके रोमन एम्पायर जो है बना था उस टाइम पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इस रोमन एम्पायर के अंदर वो चीज़ें याद रख लीजिए। वो क्या? सबसे पहले ना एक आदमी हुआ करता था यहाँ पर, जिसका नाम था आपका जूलियस, जूलियस सजीर। अरे यार लिखा नहीं जा रहा है, जूलियस सजीर, ठीक है। पहले ये इंसान हुआ करता था, और इसी को हरा करके एक आदमी आता जिसका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस आता है, और यही जो ऑगस्टस है सबसे पहले रोमन एम्पायर को इस्टेब्लिश करवाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। मेरे को लग रहा है कि जल्दबाजी में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है मैंने अभी, बट ठीक है, एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि विच मटेरियल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर राइटिंग इन रोमन एम्पायर। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पेपरस। जब कभी भी राइटिंग के बारे में आ जाए कहीं पर भी, तो समझिएगा पेपरस के बारे में बातचीत चल रही है। तो यानी कि पेपायरस पत्र हुआ करते थे। ये बेसिकली ना एक पौधा हुआ करता था। ये पेपायरस क्या है? ये एक पौधा है, और इस पौधे की जो है ना पत्ते, वो नोकीली टाइप से हुआ करते थे, ऐसे नोकीली। तो इसी नोकीली वाले से ही जो है लिखा जाता था पहले के ज़माने में, ठीक है। ये लोग राइटिंग के लिए इस पौधे का इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से इसको ये चीज़ बोली जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, यूरोप तो था ही था, वेस्टर्न एशिया यानी कि जैसे मान लीजिए ये है, और यहाँ पर आपका रोमन एम्पायर ऐसे करके, तो ये वेस्ट एशिया वाला एरिया ये हो गया। ये यूरोप तो था ही आपका ऊपर से, और नीचे नॉर्दर्न अफ्रीका भी था ही था। तो मतलब क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और हाँ, ये इसे पश्चिमी बोलते हैं, वेस्टर्न एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज पेपायरस। पेपायरस क्या था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया एक पौधा था, यानी एक प्लांट था ये। और ये रहा पौधा। इस पौधे को जाकर कभी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। मैं सोच रहा था इसका एक बार फोटो लगा देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, बट ये जो नंबर ऑफ़ पीपीटीज़ है ना भाई, बहुत ज़्यादा है, लगभग 200 से भी ऊपर है। इसकी वजह से थोड़ा सोचा यार जल्दी जल्दी करते हैं भाई, वरना बहुत लेट हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच सी वॉज कंसिडर द हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद जरूर करके जाना। विच सी वॉज कंसिडर द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का हृदय वाला सागर किसे कहा जाता है? निम्न में से किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय यानी कि हार्ट जो है, मेन दिल जो है, दिल कहा जाता था? तो ये था आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी की स्पेलिंग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
व्हाट वाज द स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय एम्परर ऑगस्टस इन 27 BCE कॉल्ड? आप लोगों को पता होगा कि ऑगस्टस का ही एक और नाम है, क्या है? ऑक्टेवियन। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ रहे हैं ना कि ऑक्टेवियन, एम्परर ऑक्टेवियन इन 27 BCE कॉल्ड, तो भाई समझ जाना ये ऑगस्टस की ही बात की जा रही है। ठीक है। और ऑगस्टस जो है ना, दो चीज़ों के लिए बस फेमस है। वो क्या है? एक उसने एक स्टेट जो एस्टैब्लिश करा था, एक राज्य स्थापित करा था उसने, जिसका नाम है प्रिंसिपेट। और दूसरा, सबसे शांतिपूर्वक सबसे शांतिपूर्व वाला जो काल है, सबसे पीसफुल जो पीरियड रहा है रोमन एम्पायर में, वो ऑगस्टस का ही रहा है। बस इन्हीं दो चीज़ों की वजह से ऑगस्टस यानी ऑक्टेवियन का नाम बार बार आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेवियन जो है ऑगस्टस का ही पुराना नाम है। ठीक है। तो इसका फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपेट। ओके। इन्होंने एक स्टेट जो है स्टैब्लिश करा था, तो इसी स्टेट का नाम है ये प्रिंसिपेट। याद रखिएगा, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपेट। तो याद रखिए 27 ईसा पूर्व यानी कि 27 BC के अंदर ये चीज हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? व्हाट वाज द दिनारियस? दिनारियस क्या था? ये दिनारियस, दिनारियस बेसिकली एक तरफ से ना एक सिक्का है। सिक्का तो चलिए सभी के अंदर लिखा हुआ है, हालांकि ये ना, ये आपका एक गोल्ड सिक्का, गोल्ड सिक्का इसको नहीं बोलते, तो वो दूसरा था। इसको जो है सिल्वर कॉइन बोलते हैं, यानी कि चांदी का सिक्का बोलते हैं। और इस चांदी के सिक्के के अंदर 4.5 ग्राम एकदम प्योर, एकदम प्योर जो है सिल्वर हुआ करता था। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये चांदी का एक सिक्का हुआ करता था, दिनारियस। आपसे क्वेश्चन में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोने का है कि चांदी का है, तो आपको भी बताऊंगा। सोने वाला भी अभी आगे आएगा। चांदी का सिक्का दिनारियस कहलाता है, ये बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच रूलर्स रेन इज रिमेंबर्ड एज अ टाइम ऑफ पीस? अभी मैंने बताया ऑगस्टस को दो चीजों के लिए जाना जाता है। ऑगस्टस का पुराना नाम क्या है? ऑक्टेवियन। और इसको दो चीज़ों के लिए किस लिए जाना जाता है? एक तो जाना जाता है प्रिंसिपेट के लिए, और दूसरा जाता है कि इसका जो पीरियड है वो बहुत ही पीसफुल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑगस्टस। ऑगस्टस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच एम्परर बैंड सीनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी? पहले क्या होता था कि आर्मी के अंदर जो है ना, सीनेटर्स लोग जो है, वो सेनेट वाले जो लोग हैं वो लोग रहा करते थे, अपनी सेवा दिया करते थे, सैनिक सेवा दिया करते थे। लेकिन रोमन एम्पायर का एक ना एक वो आएगा, राजा यानी एम्परर आएगा। वो बंदा क्या करेगा कि जो सीनेट वाले लोग हैं, जो कि अपनी सेना सेना सेवा दिया करते थे, यानी आर्मी के अंदर सर्व किया करते थे, वो बैंड कर देगा। बोलेगा भाई हमें नहीं करवानी है आपसे, सिंपल सी बात है, हम आपको बैन कर रहे हैं। तो ये बैन करने वाला जो इंसान था, ये था कौन आखिरकार? यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। ये बेसिकली आपका कौन था? ये आपका था गैलिनस। गैलिनस, इस बंदे का नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही छुपे छुपे क्वेश्चन जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। Who were the three main players in the Roman पॉलिटिकल यूनियन? आपको पता होगा कि रोमन एम्पायर के अंदर ना तीन तीन जो है यूनिट हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो है रोमन एम्पायर पूरा अच्छे से चलता था। सबसे पहले पे आपका खुद एम्परर हुआ करता था। सेकंड पे आपका एरिस्टोक्रेसी बोल लीजिए या फिर ओलिगार्की बोल दीजिए, ये हुआ करता था। तीसरे पे आपका कौन हुआ करते थे? सेना यानी कि आर्मी हुआ करती थी। और ऐसा भी बोला जाता था कि जिस भी एम्परर को आर्मी और ओलिगार्की यानी एरिस्टोक्रेसी का सपोर्ट मिलेगा, वही जो है एम्परर भी बनेगा। ये भी एक चीज़ बोली जाती थी पहले ज़माने में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है वैसे? वो वर द थ्री मेन प्लेयर्स इन द रोमन एम्पायर, तो लिखा भी है यार यहाँ तो। ठीक है। सेनेट यानी वही आर्मी की बात की जा रही है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, दीदी घर पर है। हाँ जी वही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एम्फोरा रिलेटेड टू? देखिए यही है वो एम्फोरा। देख रहे हैं कंटेनर टाइप सा है कुछ, जग वग वगैरह है ना, जग मग वगैरह, मग्गे टाइप सा है, जग वगैरह की तरह लग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ करते थे? ये क्ले कंटेनर्स हुआ करते थे, मिट्टी से बने हुए बर्तन हुआ करते थे, एम्फोरा। और इस एम्फोरा के अंदर बेसिकली जैतून के जो है ना तेल वगैरह या फिर वाइन वगैरह वो रखे जाते थे इसके अंदर। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके। एम्फोरा किससे रिलेटेड है? वो मिट्टी के बर्तन से रिलेटेड है, जो कि ये दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज अ मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन एम्पायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें ना देखिए ना गलती भी कर आएंगे कि मॉडर्न फीचर क्या है रोमन एम्पायर का, आधुनिक विशेषता क्या है रोमन एम्पायर की, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका फीचर क्या है, एकल परिवार, यानी कि ये न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे। यानी कि हम दो, यानी कि मियाँ बीबी हो गए और हमारे दो, बस, और इनके बच्चे छोटे छोटे से। अरे बन जा भाई बच्चे, बन गए भाई, दोनों बच्चे बन गए इनके, ठीक है। तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि खानदान के अंदर नहीं रहना, जॉइंट फैमिली नहीं होती है उनकी। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आ गया आप लोगों से ना, एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन में आया हुआ था पेपर के अंदर कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, ऐसे ही ये पुतला दे दिया था, अब बोला कि ये कौन है ये इंसान। बहुत सारे बच्चों ने जो इसको ऑगस्टस, ऑक्टेवियन, ये जो है मार्क करके आ गए थे, जबकि वो गलत था आंसर भाई, वो गलत आंसर था। ये बंदा कॉन्स्टेंटाइन है ये, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन है ये, आपको अच्छे से याद रखना है। तो पूछा जा रहा है कि विच एम्परर मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। तो हाँ, जैसे ऑगस्टस था, उसके बाद फिर आपके टिबेरियस आता है, फिर ट्राजन आता है, ये सारे जो रूलर्स हैं ना, इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी यानी जो ईसाई धर्म है उसको ऑफिशियल धर्म नहीं घोषित करा था, ठीक है। तो एक बंदा आता है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, ये खुद ही इंसान है, ये कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, ये खुद ही इंसान है। इसी इंसान ने जो सबसे पहली बार क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि एक देश का जो ऑफिशियल धर्म होता है, रोमन एम्पायर का जो ऑफिशियल धर्म है, उसको घोषित करा था। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, कॉन्स्टेंटाइन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज अ ईयर वॉज द स्पेक्टिकुलर एंटरटेनमेंट शो हेल्ड इन रोमन अर्बन लाइफ। बेसिकली क्या होता था कि जब रोमन एम्पायर था ना, तो उस टाइम पर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए एक जगह पर ना शो वगैरह जो है होस्ट किया जाता था, ताकि लोग जो है थोड़ा हंसी 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 मजाक कर सके, अच्छे से रह सके। तो बोला जा रहा है कि एक साल के अंदर कम से कम कितनी बार जो है वो शो होस्ट हुआ करता था। तो वो हुआ करता था भाई 176 डेज। मेरे को इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, बट फिर भी सोचा डाल देते हैं भाई, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या पता कभी आ जाए, है ना। तो ये था इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट वाज स्पेन फेमस फॉर ट्रेडिंग। भाई स्पेन जो है किस किस चीज़ की ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं ऑलिव ऑयल। क्या होते हैं, ऑलिव ऑयल, इसको हम वही बोलते हैं भाई, जैतून का तेल, लिखा तो होगा ही यार। ये रहा, जैतून के तेल के लिए जो है ये स्पेन वेब, जो स्पेन है देश, जो कंट्री है, वो फेमस था, ठीक है। और इस जैतून के तेल को ही जो है ना, इसका जो, जिसके अंदर ये लोग रखा करते थे, ऐसे जो बर्तन वगैरह होंगे ना, इस जैतून के तेल के बर्तन को हम क्या बोलते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपसे, जो पूछा भी जा सकता है। वो क्या है, ड्रेसल 20, क्या बोलते हैं, ड्रेसल 20, इस बर्तन का नाम है ये। और इसी बर्तन के अंदर स्पेन वाले लोग जैतून का तेल रखा करते थे। और इसी बर्तन से रिलेटेड एक और हमने क्या देखा था अभी, एम्फोरा, ठीक है। तो एम्फोरा, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों ही शब्दों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वो इंट्रोड्यूस द सॉलिडस कॉइन। अभी हमने देखा था ना सिल्वर वाला कॉइन था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, दिनारियस। अब ये आपका कौन आ जाएगा, सोलिडियस कॉइन। सोलिडियस बेसिकली आपका गोल्ड कॉइन है ये आपका, ठीक है। सोलिडस, सोलिडस आपका एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ये इसके अंदर भी जो है, सोलिडस के अंदर भी जो है आपका 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड हुआ करता था। अरे यार गोल्ड लिख रहा हूँ, गोल्ड जो है हुआ करता था। और इस डेनेरियस के अंदर क्या होता था, इसके अंदर भी 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर हुआ करता था, ठीक है। तो इन दोनों ही सिक्कों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और ये पूछा जा रहा है कि वो इंट्रोड्यूस द सॉलिडस कॉइन, ये जो सोने के सिक्के हैं, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमेज देख के आपको पता चल ही चुका होगा, कॉन्स्टेंटाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ये हो गया। अगला देखते क्या है, हु फाउंडेड द सेकेंड कैपिटल कॉन्स्टेंटाइन, सेकेंड कैपिटल कॉन्स्टेंटाइन पोल, ठीक है जी। पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन पोल है, ये जगह का नाम है, एक राजधानी का नाम है, जिसका नाम है कस्तुनतुनिया। भाई अलग ही लिख दिया यार इन्होंने, गड़बड़ी हो ही जाती है ना।
यहाँ ना लिख रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये एक राजधानी है जो कि इसी कॉन्स्टेंटाइन ने ही जो है इसको बनाया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहीं समाप्त होता है आपका सेकंड चैप्टर भी। अभी जो है 40 मिनट हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है अभी थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो। अगर मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ तो भाई कोई बेनिफिट नहीं रहेगा ना। आप लोगों को अगर ब्रेक लेना है तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले करके आइए और दोबारा से लिखिए। और हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज अब ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है, नोमैडिक एम्पायर्स, यानी कि यायावर साम्राज्य, जहाँ पर हम चंगेज खान के बारे में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से ये, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर चैप्टर भी है। तो ये जो मंगोल एम्पायर है, आपको पता होगा, ये चाइना वाला एरिया हो गया, रशिया वाला एरिया हो गया, इन सभी के अंदर जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसने? मंगोल एम्पायर ने। और स्पेशली जो है चंगेज़ खान जो नाम आता है भाई साहब, बड़ा ही खूंखार इंसान था ये, ठीक है। निशापुर के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। निशापुर एक ऐसी जगह है, ठीक है जी, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर चंगेज़ खान का ना कोई एक प्रिंस था, राजकुमार था, वो मर गया था गलती से, ठीक है। तो वो जब मर गया ना, तो भाई साहब चंगेज़ खान ने ऐसा ऑर्डर दिया कि भाई इस एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको काटो मारो, प्लस जहाँ इस एरिया के जितने भी बिल्ली कुत्ते हैं उनको भी मत छोड़ना, ऐसा ऑर्डर दिया था। भाई साहब लिटरली सभी ने मार दिया उसको, समझ रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटते थे ये लोगों को। और फैमिली ट्री के बारे में जरा समझ लीजिए, ये रहा आपका चंगेज़ खान, ऐसा कुछ दिखते थे ये। चंगेज़ खान के 4 बच्चे थे। पहला नाम था उसका जोची, दूसरा आपका ये जगातई, तीसरा आपका ओगदेई, और चौथा है आपका तुलोई, ठीक है जी। जोची से 2 बच्चे होते हैं, वो कौन से हैं? बाटू, उसके बाद होता है बर्क। ये दिख रहा है, ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। और ये जगादई इसका ये बेचारा वो होता है ना कि सलमान खान बन के रह गया ये बच्चा, लग भी रहा है सलमान खान, बस बाल इनके थोड़े से है नहीं अभी, है ना। ओगोदई का जो बच्चा था उसका नाम था गुयुक, ठीक है, ये ओगोदई का बच्चा है ये वाला। और तोलोई के जो बच्चे हैं वो है ये 4, ठीक है। कौन कौन सा है? मोंके हो गया, कुबलई हो गया, तीसरा हो गया हुलू हुलागू, और चौथा हो गया, ये भाई पढ़ लेना है ना, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं यार इन लोगों ने। तो ये 4 बच्चे, इसके चौथे वाले के 4 बच्चे हैं, पहले वाले के 2 हैं, दूसरे वाला तो ऐसा है खाली बैठा हुआ बेचारा, और तीसरे वाले के 1 है। तो ये है पूरा फैमिली ट्री मंगोल एम्पायर के बच्चों का, ठीक है, चंगेज खान का। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं हम जरा। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द मंगोल्स? जो मंगोल एरिया है, मंगोल साम्राज्य था, वहाँ पर सबसे मेन यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? काम क्या करते थे ये लोग प्राइमरी? तो ये लोग ना एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ये बात आपको याद रखना, कुछ भी हो जाए याद रखना है। व्यापार वगैरह कर रहे हैं, युद्ध भी वगैरह करते थे ये लोग, लेकिन कृषि नहीं करते थे, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर फिलहाल व्यवसाय यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछा है, तो आप जो है यहाँ पर पशुपालन और शिकारी संग्रह के बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हो कैसा खूंखार सा दिख रहा बंदा, मतलब हट्टा कट्टा था यार ये इंसान काफ़ी। और मंगोल के अंदर ना इसको मतलब काफ़ी महान नायक के रूप में देखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी को देखा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखा जा रहा है ना, ऐसे लोगों को देखा जा रहा है। तो ऐसे मंगोल के अंदर ना ये चंगेज खान को ज़्यादा मानते हैं वो लोग। मंगोल आज के समय पे चाइना के ऊपर वाला जस्ट एरिया है, उसी को हम बोलते हैं, देश है वो भी एक, मंगोलिया करके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड चंगेज खान डाई? ये इंसान कब मरा था? ये मर गया था बेचारा 1227 के अंदर, 1227 के अंदर ये इंसान मरा था। और इसका बॉर्न कब हुआ था? जन्म कब हुआ था इसका? इसका जन्म हुआ था 1162 के अंदर। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वही इंसान है। बारबेरियन इज अ वर्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन? बारबेरियन यानी कि जो बर्बर, एक शब्द होता है बर्बर, अच्छा लिखा भी तो होगा यार, ठीक है, ये रहा। बर्बर जो है यूनानी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गैर यूनानी, यानी कि नॉन ग्रीक, नॉन ग्रीक, इसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज चंगेज खान्स ओरिजिनल नेम? चंगेज खान का असली नाम क्या था? ठीक है जी, चंगेज खान का असली नाम क्या था? ये तो एक तरफ से उनको टाइटल वगैरह जो है दिया गया है। अब चंगेज खान का जो असली नाम वो क्या है? तैमुजीन। क्या नाम है? तैमुजीन इसका असली नाम है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
व्हाट टाइटल वाज गिवन टू चंगेज खान बाय द मंगोल ट्राइबल असेंबली कुरेलताई। भाई इस कुरेलताई के बारे में आपको याद रखना है। होता क्या था, जैसे मान लीजिए हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, प्यारा सा तो नहीं लग रहा, काफी सुक्कर सुक्कर सा लग रहा है ना। तो ये भारत है, भारत के ऊपर जस्ट यहाँ पे चाइना पड़ेगा, चाइना के ऊपर ही यहीं पर जो है मंगोल पड़ता है, मंगोलिया, ठीक है। इसी मंगोलिया के अंदर अलग अलग प्रजाति के लोग रहा करते थे, अलग अलग कास्ट के लोग समझ लीजिए रहा करते थे, और उन्हीं अलग अलग कास्ट लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसका ग्रुप का नाम क्या था, कुरेल ताई, ठीक है जी। कुरेल ताई इस ग्रुप का नाम हुआ करता था, ये रहा कुरेल ताई। तो इसी कुरेल ताई ने जो है चंगेज खान को सबसे पहली बार एक टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री खान जो है इनको और टाइटल जो है दिया गया था। इनको ना दो टाइटल दिए गए थे, एक बोला जाता है समुद्री खान, प्लस दूसरा बोला जाता है इन्हीं को सार्वभौम शासक। इंग्लिश में बोला जाता है ओशियानिक, ओशियानिक खान। और दूसरा सार्वभौमिक के बदले में क्या बोला जाता है इन्हीं को, ग्रेट खान, या यूनिवर्सल रूलर भी बोल सकते हो आप लोग इन्हीं को, ठीक है, यूनिवर्सल रूलर। ये सभी टाइटल जो है क्यूरेल ताई ने दिया था किसको, तैमुजीन को। तैमुजीन जो है पुराना नाम है किसका, चंगेज खान का। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वर नोमैडिक पीपल ओरिजिनली। बोला जा रहा है कि यायावर लोग मूलतः क्या थे, मतलब क्या होता है इस यायावर यानी कि नोमैडिक पीपल का मतलब क्या होता है। क्या ये किसान होते हैं, खेती करते हैं, फार्मर्स होते हैं क्या ये ट्रेडर्स होते हैं, या ये वंडरर्स होते हैं, या आर्टिसंस होते हैं। तो ये वंडरर्स होते हैं, मतलब क्या एक जगह से दूसरे स्थान पर इधर उधर हांडते रहते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है यायावर यानी कि नोमैडिक लाइफ। कोई भी सेटल्ड लाइफ नहीं होती इनकी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिड द मंगोल्स नॉट एंगेज इन। मैंने अभी बोला ना, जब कभी भी मंगोल्स के नॉट एंगेज की बात आए, मतलब कि मंगोल लोग क्या नहीं करते थे, कौन सा कार्य नहीं करते थे, ये पूछ लिया जाए, तो भाई आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर वाला जो काम है ये लोग नहीं करते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ चंगेज खान फादर। चंगेज खान्स फादर, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था। चंगेज खान के बचपन का नाम क्या है, तैमुजीन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चंगेज खान के फादर का नाम यसुगेई था, यसुगेई, ठीक है। चंगेज खान के फादर का नाम यसुगेई था, और इनकी जो मदर है उनका नाम क्या था, ओलुन, ओलुन इके, ठीक है, यानी कि ओलुन इके। इनकी माँ का नाम है ये, माँ, लिख देता हूँ भाई, माँ, मदर, ठीक है। और इनकी एक वाइफ भी हुआ करती थी। इन्हीं वाइफ के चक्कर में ही तो चंगेज खान जो ज़्यादा खूंखार वगैरह बनते हैं। इनकी वाइफ का नाम क्या था, बोरते, ठीक है जी, बोरते इनके वाइफ का नाम था। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ चंगेज खान्स न्यू मिलिट्री यूनिट अंडर हिज 4 सन्स। आपको पता होगा कि चंगेज खान ने अपने बच्चों के लिए एक मिलिट्री यूनिट बनाई थी, एक सैनिकों की टुकड़ी बनाई थी इसने, एक नई सैनिक की टुकड़ी बनाई थी। तो इस नई सैनिक की टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तो ये बेसिकली नोयान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नोयान, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वाई वॉज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा ये है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अच्छा, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया में तो 7 अजूबे हैं, सर जी 8 बोल रहे हैं, सर जी आप पगला गए हो क्या, गलत हो गया। भाई मैं पगलाया नहीं हूँ, अब एक और अपडेट हो गया है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। 8वां है, वांकुर वाट के नाम से होगा, ठीक है जी। तो ये 8वां था। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी एक अजूबा है, ये वंडर है हमारे पूरे वर्ल्ड में से। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, कि क्यों बनवाया गया था ये, आखिरकार बनवाया क्यों गया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ट क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका भी सीधा साधा सा आंसर यही है भाई, जो नोमैडिक पीपल है ना, यानी जो मंगोल्स हैं, मंगोल लोगों से ही बचने के लिए जो चीन का रूलर था, चाइना का रूलर था, उसने ही जो है वॉल बनवाई थी, एक पूरे पहाड़ के ऊपर बनवाई थी। लगभग मेरे हिसाब से 114 किलोमीटर की ये वॉल है ये, ठीक है।
तो ये टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नोमैडिक ट्राइबल इन्वेजन्स, दैट इज़ वाई द चाइनीज रूलर हैज़ बिल्ड दैट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये यायावर कबीलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है चीज़ बनाई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चंगेज खान्स आर्मी कॉल्ड। मैंने आपको भी बताया था ना, नोयान जो है चंगेज खान ने बनाई थी, ठीक है जी। नोयान जो है चंगेज खान ने एक नई आर्मी सिस्टम बनाया था, लेकिन उस आर्मी सिस्टम के अंदर ना ये क्या करता था, इस आर्मी सिस्टम के अंदर क्या करता था कि डेसिमल यूनिट के हिसाब से, डेसिमल यूनिट के हिसाब से यानी कि दशमलव, दशमलव, दशमलव पद्धति के हिसाब से ये क्या करता था, सैनिकों का जो है ना, नंबर ऑफ सैनिकों को जो है भेजता था। मान लीजिए ये बड़ा सा एरिया है, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया है, इसके अंदर ये बड़ा सा एरिया ऐसे 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 करके है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया को हैंडल करने के लिए मात्र 100 सैनिक काफ़ी है, तो इस वजह से इंदर पर सिर्फ 100 सैनिक भेजेंगे। मतलब क्या है कि जो डेसिमल यूनिट है ना, तो चंगेज खान की जो आर्मी थी उसके अंदर 100 सैनिक हुआ करते थे, नहीं तो सीधा 1000 होंगे, नहीं तो सीधा 10,000 होंगे, और नहीं तो 10 भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि दशमलव प्रणाली के ऊपर ये बेस्ड था, दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल यूनिट के ऊपर, ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे जो लार्जेस्ट वाला, सबसे लार्जेस्ट आपका 10,000 यूनिट वाला हुआ करता था, ठीक है। तो इस 10,000 यूनिट वाले को क्या कहा जाता था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुमेन, तुमेन, ठीक है जी। तुमेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये तू ऐसे है और ये मन है, तुमन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वू फाउंडेड द गोल्डन हॉर्ड। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सुनहरा गिरोह के बारे में, कि सुनहरा गिरोह जो है वो किसने इस्टेब्लिश करा था। तो ये चंगेज खान ने नहीं करा था, इसके बारे में आपको याद रखना है, और इसका आंसर है जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर लोग जो है चंगेज खान ही क्लिक करके आएंगे उधर पर, लेकिन गलत हो जाएगा वो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, विच सिस्टम डेड चंगेज खान अडॉप्ट टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद डिस्टेंट रीजन्स। दूर दूर के एरिया से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके रखे रहने के लिए चंगेज खान ने कौन सा सिस्टम को बनाया था। तो उसका नाम था हरकाना सिस्टम, ठीक है जी। हरकाना पद्धति इसका करेक्ट आंसर है। दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क बनाए रखने के लिए चंगेज खान ने ये पद्धति अपनाई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, चंगेज खान यानी कि विच सन डिड चंगेज खान सिग्नल एज हिज सक्सेसर। यानी कि सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है कि चंगेज खान है, चंगेज खान के बाद अगला बेटा उसका कौन होगा, फिर उसके बेटे का बेटा क्या कौन होगा, मतलब वंश जो है आगे बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं सक्सेसर। तो चंगेज खान का सक्सेसर कौन होगा, ये इच्छा यानी ये जो विल है, ये किसने जताई थी, चंगेज खान ने। किसके लिए जताई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्या टाइटल जो है चंगेज खान ने खुद ने दिया था उसको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओगोदई, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपका ओगोदई, और ग्रेट खान जो है इसको बोला जा रहा था। तो मतलब चंगेज खान का सक्सेसर कौन बना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओगोदई, ठीक है जी। ओगोदई के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बंदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द 10th शेयर ऑफ हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स प्रोवाइडेड बाय द मंगोल्स फॉर हरकाना सिस्टम, ठीक है जी। हरकारा सिस्टम के अंदर हिंदी में बड़ा बता देता हूँ, मंगोलों द्वारा हरकारा पद्धति के लिए प्रदान किए गए अपने घोड़े एवं अन्य पशुओं के 10वें हिस्से को क्या कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुबकुर कर। ये कुबकुर, कुबकुर कर हुआ करता था। कर मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है जी। तो एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था जो कि लिया जाता था, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच लीगल सिस्टम डिड द मंगोल्स अडॉप्ट टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। आपको पता होगा यासा के बारे में, यासा के वजह से ही जो है चंगेज खान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, मतलब दूसरे बच्चों को जो है कंट्रोल में रख पाता है, ठीक है। तो चंगेज खान ने क्या करा था कि 1206 के अंदर जो है एक क्यूरलताई है, क्यूरलताई आपको याद आ रहा है, तो भाई वही है क्यूरलताई जिसने चंगेज खान को अपना एक टाइटल दिया था ओशियानिक खान का या फिर यूनिवर्सल रूलर का। तो उसी क्यूरलताई जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसी के अंदर जो सबसे पहली बार यासा को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा ये यासा है क्या, ये यास भी बोल देते हैं इसी चीज़ को,
और इसको हम यासा इसको यास भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या नाम बोल देते हैं इसको हम, यसाक। इसका मतलब क्या है ये बेसिकली ना, ये समझ लीजिए चंगेज खान का कानून है ये, बस इतना समझ लीजिए, चंगेज खान का रूल्स एंड रेगुलेशन है ये, इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसकी वजह से चंगेज खान अपनी जो सिस्टम है उसको बना करके रख पाता, अदरवाइज कभी पहले ही हार जाता वो। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द 3 ऑर्डर्स, यानी कि 3 वर्ग के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इन 3 वर्ग के बारे में पढ़ने से पहले जरा कुछ बातें बता दूं मैं आप लोगों को। 3 ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि जो सबसे पहला है वो कौन सा ऑर्डर हुआ करता था, यानी कि ईसाई पादरी लोग हुआ करते थे, ईसाई पादरी। पादरी आई होप आपको पता होगा, जैसे हिंदू धर्म के अंदर मंदिर के अंदर पुजारी लोग होते हैं ना, तो वैसे ही ईसाई धर्म के अंदर पादरी लोग हुआ करते थे, जो कि पूजा वगैरह जो है वो लोग किया करते थे, प्रे वगैरह जो है वो किया करते थे। तो एक क्रिश्चियन प्रिस्ट हुआ करते थे ये लोग। ठीक है जी, क्रिश्चियन प्रिस्ट। दूसरा कौन थे, दूसरा थे आपके भूमिधारक, भूमिधारक अभिजात वर्ग, यानी कि लैंड ओनिंग, लैंड ओनिंग नोबल्स हुआ करते थे। और तीसरा कौन हुआ करते थे, तीसरे आपके थे सिंपल से वही यार, कृषक, यानी कि पीजेंट्स। यही 3 ऑर्डर्स थे जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, अब चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी इस चौथे चैप्टर को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टर्म फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्यूड वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। मतलब क्या है कि कौन सी भाषा के, भाषा का एक ये शब्द है फ्यूड, जिसका मतलब होता है फ्यूडलिज्म। ठीक है जी, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये बेसिकली आपका एक जर्मन वर्ड है ये। ठीक है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिस जो कि कौन सा शब्द है वो फ्यूड, जिसका मतलब कुछ और होता है, बताऊंगा अभी। अ पीस ऑफ लैंड होता है ये, भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा इसको बोला जाता है। तो ये फ्यूड से ही जो है आपका फ्यूडलिज्म बनता है, यानी सामंतवाद जो है ये बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूड। फ्यूड के बारे में अभी मैंने बताया, पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड फ्यूड, और इसी फ्यूड से आगे चल करके क्या बनता है, फ्यूडलिज्म बनता है। अच्छा, एक और चीज, जब कभी भी आप लोग ना कहीं पर भी ये इज्म वर्ड सुन लेना, तो इसका मतलब क्या होता है, एक आइडिया होता है ये, आइडिया यानी कि विचार होता है ये। ठीक है जी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि जिस भी वर्ड के पीछे वाद जुड़ जाए तो ये बेसिकली एक आइडिया होता है ये, यानी कि एक विचार होता है ये। ठीक है, जैसे मान लो अभिमन्युवाद, मतलब मैंने जो भी आइडियाज़ दिए वो अभिमन्युवाद, यानी कि अभिमन्युइज्म बन जाएगा वो। ठीक है, इज्म लास्ट में जुड़ने का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बता ही दिया मैंने पीस ऑफ लैंड के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच जर्मन ट्राइब गेव इट्स नेम टू फ्रांस बाय कंक्यूरिंग द प्रोविंस ऑफ गॉल। मतलब क्या कि जर्मनी की किस जनजाति, यानी किस ट्राइबल कम्युनिटी ने गौल प्रांत को, प्रांत का मतलब क्या होता है, एक तरफ से स्टेट होता है, जैसे यूपी बिहार होता है ना, तो वैसे एक ये गौल एक स्टेट था, उसको अपना नाम दे करके, मतलब इस जनजातीय ट्राइबल ने, जो जर्मनी की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसने अपना नाम दे करके उसको क्या बना दिया, फ्रांस का नाम बना दिया। तो भाई वो आपका फ्रैंक जनजाति हुआ करती थी, इसके बारे में आपको याद रखना। हालांकि फ्रैंक ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है जी, फ्रैंक जनजाति ये थी आपकी। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ लिखा है भाई, मैं कह रहा यार इंग्लिश वाला कहाँ गया यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इन विच क्लास डिड द क्लर्गी प्लेस देमसेल्व्स। तो क्लर्गी के बारे में हमने आपको भी जस्ट बताया था, यानी कि जो पादरी लोग हैं उन लोगों ने अपने आप को कहाँ रखा था, ये पादरी है, पादरी लोगों ने अपने आप को कहाँ रखा था, सबसे प्रथम स्थान पर रखा था, सबसे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इन लोगों ने अपने आप को रखा था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, लगभग अभी भी जो है 170 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। नहीं, 70 नहीं है, 50 बचे हुए हैं, 50। हाँ, द मिडिवल पीरियड रेफर्स टू विच एरा ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। ये मिडिवल पीरियड होता है, यानी कि जो मध्यकालीन युग होता है, मध्यकालीन युग किस समय के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं से 15वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 साल, यानी कि 500 साल से लेकर के 1500 साल। ठीक है भाई, याद रहेगा। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स, जाकि 500 से लेकर के 1500 तक का पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द नोबिलिटी।
नोबिलिटी के बारे में कौन कौन सा कथन सही है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दे हैड परमानेंट कंट्रोल ओवर देयर प्रॉपर्टी, दे कुड एनहेंस देयर मिलिट्री पावर, दे कुड एस्टैब्लिश देयर ओन कोर्ट्स एंड सर्कुलेट देयर ओन करेंसी। ये सारे सही है। ये बेसिकली सेकंड वाला जो था ना आपका नोबिलिटी, उसके बारे में बात करी जा रही है, अभिजात वर्ग, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। सारी चीज़ें हमने बता दी है। मतलब क्या है इसका कि अपनी संपत्ति के ऊपर वो स्थायी नियंत्रण रखा करते थे, सैन्य क्षमता उनके पास थी, और खुद से वो जजमेंट वगैरह जो है, न्यायालय वगैरह स्थापित कर सकते थे, और खुद की जो है वो करेंसी भी लॉन्च कर सकते थे, रुपया जो है वो पैसा लॉन्च कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबी। एबी एबी हालांकि ये एबे ऐसे होगा, ये वाई मिसिंग है यहाँ पर, ये वाई लगेगा लास्ट में। ठीक है जी, वाई है एबे। इस एबे वर्ड का मतलब क्या होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है जी, एबे, आबे का मतलब क्या होता है, आबे। ठीक है, तो बता देते हैं हम आपको, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे। आबे बेसिकली ना एक एक वर्ड है, सीरियन ये वर्ड है, सीरिया का एक वर्ड है जिसका नाम आबे है, अब्बा। अब्बा, अब्बा जो वर्ड है, इसी से जो है ये आबे वर्ड बना है। और इस अब्बा का मतलब आप जानते हो, ये आपके हमारे सबके अब्बा होते हैं, यानी कि फादर होते हैं ये। तो इस आबे का मतलब भी फादर ही होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। हालांकि आगे जाकर के देखेंगे इस एबे वर्ड का एक और मतलब होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ड मैनर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है जी, यानी कि जो मैनर वर्ड होता है वो किससे संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा ये घर से रिलेटेड है, यानी कि हाउस से रिलेटेड ये वर्ड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द राइट ऑफ द चर्च टू टेक 1/10, यानी कि 10% की बात की जा रही है। 10% यानी कि 1/10वां हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा पीजेंट्स के प्रोड्यूस पर जो है एनुअली, यानी सालाना, हर एक साल के अंदर वो लेते थे। तो उसको क्या बोलते थे हम, उसको जो है हम क्या बोलते थे, मतलब क्या है, हिंदी में बता देता हूँ भाई। चर्च को एक वर्ष के दौरान कृषि, जो कृषक लोग होते हैं, जो पीजेंट्स लोग होते हैं, उनसे उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार होता था। तो उस अधिकार को, उस राइट्स को हम क्या बोलते थे, यही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिथ, यानी कि टिथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए यहाँ पर टिथ लिखा भी है। अब आगे बढ़ते हैं। वट वॉज द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ मोंक्स वो डिसाइडेड नॉट टू लिव इन मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, मोनेस्ट्रीज कहने का मतलब हो गया कोई घर, उसके अंदर हम नहीं रहेंगे। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी ये बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन हुआ करते थे, हिंदी में ही पढ़ देते हैं भाई जरा। भिक्षुओं के उस समूह को जिसने 13वीं शताब्दी में मठ यानी मोनेस्ट्रीज में न रहने का निर्णय लिया, किस नाम से जाने जाते हैं ये लोग। ये लोग बेसिकली फ्रायर के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना भाई, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए भी हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट डज द टर्म गिल्ड रेफर्स टू। गिल्ड बेसिकली एक तरफ से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गिल्ड है भाई, गिल्ड। ठीक है, तो हिंदी में बता देते हैं। गिल्ड जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है। गिल्ड का मतलब होता है आपका एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस एंड सेल्स। इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिल्ड। ये बेसिकली जो होता है ना मार्केट के अंदर जो लोग यूनियन बना के रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक तरफ से गिल्ड। तो पुराने ज़माने में इसको गिल्ड के नाम से जाना जाता था। ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, उसको हम लोग जो है गिल्ड के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द वर्ड मोनेस्ट्री इज ड्राइड फ्रॉम द वर्ड मोनोस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोनोस ऑफ विच ऑफ द लैंग्वेज मीनिंग अ पर्सन वो लिव्स अलोन। मतलब यहाँ पर पूरा बता ही दिया आपको, क्या बोल रहा है कि कौन से भाषा का ये मोनोस शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान अकेला रहता है। हिंदी में देख लेते हैं जी जरा। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस मोनोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। तो ये कौन सी भाषा का वर्ड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, मोनोस। मोनोस। इस मोनोस वर्ड का ही मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से अकेला रहना चाहता है, अलोन रहना चाह रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द टैक्स कॉल्ड दैट द किंग इम्पोज्ड ओकेशनली ओनली ऑन पीजेंट्स। किसानों के ऊपर ही, ओनली किसानों के ऊपर ही राजा के द्वारा कभी कभार जो कर लगाया जाता था, जो टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी आ जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बोला जाता था टैली, ठीक है जी। क्या बोला जाता था? टैली। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ये रहा टैली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 69 है क्या, व्हेन डिड द 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस टेक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या कि जो 100 साल का युद्ध चला था, 100 साल का युद्ध, 100 years का जो वॉर चला है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, वो कब से कब तक चला था, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका चला था कब से कब तक, 1338 से लेकर के, गलत लिख दिया है भाई यहाँ पर, ये 1338 से लेकर के 1461 तक ये चला था। 61 तक जो है ये चला था, ठीक है। यानी कि 1338 से लेकर के 1461, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा जो है इन दोनों के बीच में युद्ध यानी लड़ाइयाँ वगैरह होती रही है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉन्क्स वर हाईली रिलीजियस पीपल एंड लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, वेयर डिड दे लिव। पहले बता दो, जो चर्च के अंदर जो पॉप हुआ करते थे ना, यानी जो क्रिश्चियन प्रेस्ट हुआ करते थे, क्लर्गी हुआ करते थे, उनसे अलग टाइप के लोग हुआ करते थे ये मॉन्क, ठीक है। तो ये कहाँ रहा करते, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली मोनेस्ट्रीज के अंदर रहा करते थे। इसका करेक्ट आंसर आपका मठ हो जाएगा। मठों के अंदर ये लोग जो है रहा करते थे। और मठों का हमने क्या बोला था, याद आया किसी को कुछ? एबे, एबिस बोलते हैं इसी मठों को, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। भाई यहाँ से ना हर एक चीज़ को अच्छे से सुनते चलना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। और चैप्टर का हिंदी में क्या नाम है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है जी। शुरू करते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि वो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि जो दूरबीन होता है, दूरबीन, दूरबीन, टेलीस्कोप का डिस्कवर यानी इन्वेंशन जो है किसने करा था? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका गैलीलियो गैली ने इस चीज को करा था। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि वो पेंटेड द आर्ट वर्क पिएटा। बेसिकली एक पेंटिंग हुआ करती थी और उस पेंटिंग का नाम था द पिएटा, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है भाई ये, ठीक है। तो इस जो पिएटा वाला जो पेंटिंग है, इसको किसने पेंट करा था, किसने बनाई थी ये पेंटिंग, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? माइकल एंजेलो। ये भाई यहाँ पर स्पेस आएगा ये, ठीक है। हाँ, यहाँ से लिखा है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक आदमी था जिसने दी पिएटा नाम करके एक जो है पेंटिंग वगैरह बनाई थी। पाइटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वो इन्वेंटेड द पेंटिंग प्रेस, पेंट नहीं, प्रिंटिंग प्रेस, मैं वही कह रहा है, पेंटिंग प्रेस क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट करा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर करके जाना। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है। जोहानेस गुटेनबर्ग ने जो है इस चीज़ को इजाद करा था। आपको पता होना चाहिए कि 1455 के अंदर जो है जोहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस किस काम की आती है? बुकों को छापने के काम आती है, प्रिंट करने के काम आती है। तो जो है जोहानेस गुटेनबर्ग, जो कि जर्मन का इंसान है, एक जर्मन का एक रहने वाला इंसान है, तो उसी ने जो है इस चीज़ को 1455 के अंदर इन्वेंट किया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और जैसे इसने इन्वेंट करा था ना, तो 150 जो कॉपीज़ है बाइबल की, सबसे पहले उसी चीज़ को प्रिंट करा था इसने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? आ गया भाई, 150 कॉपीज ऑफ बाइबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ जीसस? ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है, ये किसने फाउंड करा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जीसस जो है वो इग्नेटियस लोयालो ने जो है इसको फाउंड किया था। आपको याद रखना है, इग्नेटियस लोयोलो ने इसको फाउंड किया था, ढूंढा था। इन विच कंट्री डिड द रेनेसांस बिगिन? रेनेसांस का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण, ठीक है जी, पुनर्जागरण। तो आपको पता होगा पुनर्जागरण, पुनर्जन्म मतलब क्या था कि जो चर्च था,
जो चर्च था वो क्या करता था कि चर्च के बारे में देखो, ये ना मतलब अंधा ज्ञान फैलाता था, ये अंधकार में रखता था लोगों को, ये लोग डार्कनेस में जो है ये लोगों को रखता था। मतलब क्या, एक इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए चर्च वालों का क्या था कि सूरज जो है यानी जो सन है वो पृथ्वी के चारों ओर लगाती है, यानी कि अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो सन लगाती है, ना कि पृथ्वी लगाता है। ये स्टेटमेंट दिया था इन गवार लोगों ने, चर्चों ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था। और इसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए एक आएगा बंदा, कॉपरनिकस करके नाम का इंसान आएगा, वो बंदा बताएगा हमें कि नहीं, जो चर्च है वो गलत बता रही है हमें, ठीक है, हमें जगने की ज़रूरत है। हमें जगने की ज़रूरत किस वजह से है कि अर्थ जो है वो चक्कर लगाता है सन के, ना कि सन लगाता है अर्थ के चक्कर। ये बात कॉपरनिकस ने बोली थी। और चर्च क्या बोलती थी कि सन जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, जो कि गलत है भाई, आपको भी पता है चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो रेनेसांस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका इटली से हुआ था, इंग्लैंड से नहीं हुआ था, याद रखना। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करेंगे इसमें। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब कि फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो नारा है वो भी आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकला था। तो ये कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 के अंदर हुई थी। ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं बहुत समय से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। बोला जा रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर पता ही है, वो कौन है, मार्टिन लूथर, ठीक है जी। जो ये कैथोलिक चर्च हुआ करती थी ना, कैथोलिक चर्च, ये समझ लीजिए कट्टर वाली चर्च हुआ करती थी, ये कोई भी चीज़ नहीं मानती थी। और इसी चर्च ने जो है वो स्टेटमेंट भी दिया था कि जो सूरज है वो पृथ्वी के जो है चारों चक्कर लगाता है। ये बात गलत है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो ये कैथोलिक चर्च ने स्टेटमेंट दिया था, और इसी कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जाकर के मार्टिन लूथर ने एक धर्म सुधार आंदोलन करा था, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था। ये कैथोलिक चर्च के खिलाफ ही करा था, ठीक है। और कब किया था ये, 1517 के अंदर उन्होंने स्टार्ट करा था, ईसवी यानी कि एडी के अंदर करा था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वॉज द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द रेनेसांस एरा। मतलब इनमें से रेनेसांस एरा का सबसे प्रोमिनेंट थिंकर किसको बोला जाता है। ये बेसिकली मॉडर्न थिंकर होगा ये, ठीक है, मॉडर्न। आगे देखते क्या लिखा है। हाँ ये ना, आधुनिक युग के पुनर्जागरण काल के प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन थे। चिंतक मतलब एक इंसान की बात की जा रही है, कौन था वो इंसान जो कि प्रेजेंट टाइम पर अच्छे से सोचता है। मतलब कि रेनेसांस पुनर्जागरण होने के बाद भी एक अच्छे से सोचता है, वो कौन सा इंसान है, तो उसका नाम क्या है, मैकियावेली, ठीक है। इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी, मैकियावेली इसका करेक्ट आंसर है। और इसी मैकियावेली ने एक बुक भी लिखी थी, द प्रिंस। आई थिंक वो बाद में भी आएगा आगे भी, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री वॉज पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड। कौन सी कंट्री के अंदर सबसे पहली बार जो पेपर है वो इन्वेंट किया गया था, कागज का आविष्कार जो किया गया था, वो था चाइना। हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा नल्ला मुल्क चाइना के अंदर ये चीज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द रेनेसांस इन इटली। इटली के अंदर आपको पता है सबसे पहली बार रेनेसांस आता है, तो इटली के अंदर किसने जो है ये रेनेसांस लेकर के आया था, यानी कि पुनर्जागरण जो है इटली के अंदर कौन लेकर के आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम आपको याद रखना है, रट लीजिए। पेट्रार्क इसका नाम था, ठीक है जी, क्या नाम था, पेट्रार्क इसका नाम ये था। आपको नाम याद रखना है इनका। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म। देखा है, इज्म आ गया। इज्म का मतलब क्या है, मानवतावाद। इंसान को बीच में रख करके जो भी आप विचार वगैरह सोचोगे तो उसके बारे में किसने ये बात जो है बोली थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, पेट्रियार्क ही है जिसने इटली के अंदर रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत करी थी, ठीक है जी, पेट्रार्क इसका नाम ये है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु रोट द प्रिंस। ये एक बुक है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था, ठीक है जी। ये बुक है, ये किसने लिखी थी, निकोलो मैकियावेली ने लिखी थी। इसका पूरा नाम ये है, निकोलो मैकियावेली। अदरवाइज मैकियावेली भी अगर आपके ऑप्शन में आता है तो उसका राइट आंसर मैकियावेली ही हो जाएगा, ओके।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी प्रिंस किसने लिखा था, बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है कि हु पेंटेड द वर्ल्ड फेमस द लास्ट सुपर। भाई ये जो पेंटिंग है ना, मोनालिसा की पेंटिंग सुनी है आपने? मोनालिसा, एक मोनालिसा की पेंटिंग थी, मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग और ये द लास्ट सुपर, इस दोनों ही पेंटिंग को जो है ना आपके लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया है। ठीक है, किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची, इस बंदे ने जो है पेंटिंग बनाई थी, याद रखना है। लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सपर करके ये वो है, पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। और मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो भी किसी ने बनाई है, इसी ने बनाई है, इसको आपको याद रखना है। महाकुंभ के अंदर वैसे मोनालिसा की आंखों जैसी दिखने वाली एक औरत की भी पेंटिंग, औरत भी मिली थी हमें, याद आ रहा है किसी को? बहुत चर्चे में हुआ था, इंस्टाग्राम पे तो पता नहीं कितने सारे चले गए। तो सुनने में आ रहा है कि असम के अंदर उसको कोई एक मूवी भी जो है ऑफर हुई है। चलिए कोई नहीं, अपने को क्या इससे, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई होप आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, थके नहीं होंगे, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है जी। देखते हैं। वो वॉज रेफर्ड टू एज अफ्लाटून इन अरेबिया, यानी कि अरबी भाषा के अंदर, अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो है अफ्लाटून जो है किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है प्लूटो के लिए। बहुत सारे बच्चे ना अरिस्टोटल लगा रहे थे, गलत है भाई वो आंसर, प्लूटो के लिए है, ठीक है? और अरबी भाषा के अंदर अरस्तु को एरिस्टोटल बोला जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अरस्तु को एरिस्टोटल बोला जाता है अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। और प्लेटो को, प्लेटो को क्या बोला जाता है? अफलातून। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। ये जा, अरब में अफलातून किसे कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। और अरस्तु को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी फॉर माइक्रोस्कोपिंग एग्जामिनेशन। मतलब कि सबसे पहली बार जो एक इंसान का शरीर होता है उसको चीड़ फाड़ करके अंदर क्या है क्या नहीं है ये चीज़ किसने देखा था सबसे पहली बार? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीर फाड़ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सूक्ष्म मतलब होता है कि अंदर तक देखना कि क्या चीज़ है, परीक्षण मतलब एग्जामिन करना, ठीक है जी, एग्जामिनेशन करना। तो ये सबसे पहली बार किसने करी थी, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंड्रेस वेसेलियस। क्या नाम है? आंड्रेस वेसेलियस। यही वो इंसान है जिसने सबसे पहली बार मानव की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसको चीर फाड़ करके देखा था कि अंदर क्या है, कहाँ पर किडनी है, कहाँ पर लिवर है, ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ एंड ऑल प्लांट्स और ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने आपको बताया था ना, जो कैथोलिक चर्च है उस चर्च वालों ने क्या स्टेटमेंट दे रखा था कि सन जो है वो है जो कि सूर्य के, यानी कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसके चारों ओर घूमता है, ऐसा बोला था कौन? चर्च ने। जबकि ये चीज़ गलत है और उस टाइम के जो लोग थे ना वो मानते भी थे ये चीज़, ठीक है, जो कि गलत है, ये आपको पता है चीज़। करेक्ट किसने बताया? निकोलस कॉपरनिकस, ये इंसान था जिसने ये चीज़ बताया कि चर्च जो है ना भाई वो गलत बातें बता रहा है, आप लोगों को गलत बातें बता रहा है। सही बात तो ये है कि अर्थ जो है वो सूर्य के, यानी कि जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात बोली थी, ठीक है जी। किसने बोली थी? कोपरनिकस। हाँ, कोपरनिकस ने बोली थी ये बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर ये हिंदी मीडियम में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप इस्टैब्लिश्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों को पता होगा कि स्कूल्स वगैरह तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या होता है कि थोड़ा ना हायर लेवल की एजुकेशन जो है वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। तो ये चीज़ जो है कहाँ पर होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर? तो ये वहीं होती है जहाँ पर सबसे पहली बार रेनेसांस आता है, जहाँ पर सबसे पहली बार पेट्रार्क ने मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म के बारे में बात करी थी, मानवतावाद। तो ये इटली के अंदर ये चीज़ हुई थी, ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, अब अगला चैप्टर आ गया भाई। चैप्टर नंबर अब छठा आ गया है जिसका नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। इंडिजीनियस का मतलब आई होप आपको पता होगा, जो पहले से एक स्थान पर रहते थे। जैसे आप मूल निवासी होते हैं ना, इंडिजीनियस पीपल है एक जगह के, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। जैसे भारत के मूल निवासी हम हिंदू लोग हैं ना, तो हम लोग हिंदू लोग इंडिजीनियस पीपल कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप, फॉर whom was the term settler not used?
बेसिकली क्या है ना कि आपके इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक वर्ड यूज़ किया गया है सेटलर। तो सेटलर के अंदर जो है इन चारों में से 3 के लिए वर्ड यूज़ किया गया और 1 के लिए नहीं यूज़ किया गया। तो वो जो 3 के लिए यूज़ किया गया और 1 के लिए नहीं यूज़ किया है वो है आपका सुडानिस, यानी कि सूडान के लोगों के लिए जो है सेटलर वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बाकी डच के लिए किया गया, ब्रिटिश के लिए किया गया और यूरोप के लोगों के लिए किया गया है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूडानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। वेयर इज द प्रेरी ग्रासलैंड लोकेटेड? आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासेस यानी घास वगैरह जो है उगती हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरी करके एक घास होती है, वो उगती है वहाँ पर, प्रेरी, ठीक है जी, प्रेरी। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो प्रेरी चारागाह कहाँ स्थित है? वो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, जिसका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड आस्ट्रल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड आस्ट्रल? आस्ट्रल जो कि एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड यानी आस्ट्रल का क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ, यानी कि दक्षिण इसका मतलब होता है। लैटिन शब्द आस्ट्रल का अर्थ निम्न में से क्या होता है? उसका अर्थ होता है दक्षिण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वेटिश स्किन वाइटिश पीपल हुआ वाइटिश स्किन पीपल डिड कोलंबस मिस्टेकली थिंक वर फ्रॉम इंडिया? पूछा यह जा रहा है कि भाई वो गेहुआ रंग के लोग जिनके निवास को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, वो कौन था? कौन से लोग थे वो लोग? तो वो रेड इंडियंस थे। आपको पता होगा कि निकोलो कोलंबस ने जो है अमेरिका यानी कि यूएसए की खोज करी थी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी, ठीक है जी। 1498 के अंदर की थी भारत की खोज, आपको पता होगा जी, ठीक है। और निकोलस ने जो है इसकी खोज करी थी यूएसए की। तो ये जब यूएसए पहुंचा था ना ये कोलंबस, तो बड़ा खुश हो रहा था कि भाई मैं तो इंडिया पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम पर है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उसी चीज़ को देख करके कोलंबस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि इंडिया जाने के लिए, बट वो गलती से कहाँ पहुंच गया था? यूएसए के अंदर पहुंच गया था। पहुंचने के बाद उन लोगों को वहाँ के जो लोग थे वो लोग थोड़ा सा ना रेड कलर के दिखते थे, वो रेड कलर के, तो इसलिए उनको रेड इंडियन नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है उसका राइट आंसर क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द नेशनल सॉरी डे ऑब्जर्व्ड? आपको पता ही है भाई, सॉरी डे भी बताओ मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 26 मई को। अब जिसका भी 26 मई यानी कि भाभी जी घर पर है, 26 मई को जिसका बर्थडे मनाया जाता है, भाई सॉरी बोलते फिर ना हर एक चीज़ से, ठीक है। अपने माता पिता को मत बोल देना कि माता पिताजी हमें अब सॉरी मत बोलना आप, है ना, वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर क्या है? 26 मई। अब हम 95 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट डज द टर्म टेरा नूलियस मीन? टेरा नूलियस का मतलब क्या होता है, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता होगा, हिंदी में भी दिखा देता हूँ भाई। टेरा न्यूलियस, न्यूलियस गलत लिख दिया भाई इन्होंने, न्यूलियस, ठीक है जी। टेरा न्यूलियस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इस वाले वर्ड का मतलब वो है जो, इस वाले वर्ड का मतलब क्या है? जो कभी, जो किसी का ना हो सका, जो किसी का नहीं है। जी हाँ, ये बात सही है, जो किसी का ना हो सका मतलब क्या? ये मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये किसी इंसान के लिए वर्ड ऐसा लग रहा है कि यूज़ करा गया, लेकिन ये जो टेरा निकोलियस है ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया जो एरिया है, लैंड है, उसके लिए ये जो वर्ड यूज़ किया गया था। मतलब क्या कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, टेरा न्यूलियस। मतलब क्या होता है इसका कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन है ये किसी के लिए नहीं है, जो कि किसी की भी नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब बैठता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। व्हेन डिड कैनेडियन गोल्ड रश ऑकर्ड? आपको पता होगा कि जब हम ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो है ना, दो जगह पर गोल्ड रश होते हैं। मतलब गोल्ड रश कहने का मतलब क्या होता है कि गोल्ड हमें मिल जाते हैं। एक तो मिलता है आपका यूएसए के अंदर और एक मिलता है आपका कनाडा के अंदर, ठीक है। तो यूएसए के अंदर कब मिलता है ये आपको पता होगा, 1849 के अंदर मिलता है, और कनाडा के अंदर इसके 10 साल बाद यानी कि 1859 में मिलता है। तो ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18
1859 कर लीजिए इसको, और ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका वाला 1849 बताया था मैंने आपको अभी। अब अगला देखते हैं क्या है। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण के रास्ते। अब इस रास्ते के अंदर कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द क्योमिंतांग? आपको पता होगा कुओमिंतांग। ये बेसिकली एक पार्टी का नाम है। इस पार्टी का नाम क्या है? इस पार्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो इस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? वो वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल पीपल्स पार्टी, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो वॉज द फाउंडर ऑफ क्योमिंतांग, जो कि लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुन यात सेन, यानी कि सन यात सेन इसका करेक्ट आंसर है आपका। ये रहा, सन यात सेन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? आपको पता होगा जो सबसे फर्स्ट, देखिए याद रखिएगा ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है? जो सबसे लंबी नदी है। चौड़ाई की मात्रा नहीं देखा जा रही, सिर्फ लंबा कितना है ये देखा जा रहा है, ठीक है। और एक होता है चौड़ाई में, यानी कि लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज अगर सबसे लंबी नदी सबसे चौड़ी नदी अगर देखोगे तो वो आपकी अमेजोन है, ठीक है जी। अमेजोन एक नदी का नाम है, तो वो अमेजोन हो जाएगा। यहीं पर आपका एनाकोंडा सांप वगैरह जो है मिलता है। और अगर लॉन्गेस्ट लंबाई के हिसाब से देखो तो सबसे पहली नदी कौन सी आपकी? नाइल रिवर है, नील नदी है वो, ठीक है जी, सबसे लंबी नदी। और दूसरी नदी कौन सी जो सबसे लंबी हो? वो अमेजोन ही है, अमेजोन, ठीक है। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? यांगसे रिवर है ये। इसके बारे में आपको याद रखना है, यांगसे रिवर ये आपकी सबसे तीसरी लंबी नदी है। लंबी नदी है यानी कि ऐसे लंबाई है बस इसकी, चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई में अगर देखोगे तो आपका ये अमेजोन रिवर पड़ जाएगा, लंबाई में सबसे बड़ा नाइल रिवर है। ये जीके का क्वेश्चन भी है, सीयूटी के अंदर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब हम इस चैप्टर को समाप्त करने के कगार पर हैं, अगले बस 11 क्वेश्चन और हैं। द टर्म डाइट रेफर्स टू द विच ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट बेसिकली क्या है? एक संसद होता है ना, जैसे भारत के अंदर संसद बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन पीपल बोलते हैं ना भारत के अंदर। तो उसी संसद को कौन से देश के अंदर डाइट के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाभी जी घर पर है, ठीक है। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन चाइना? चाइना के अंदर सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, या फिर जातीय समूह कौन सा है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि चचा हमारे विधायक है, हान। हान इसका करेक्ट आंसर आपका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 102 बोला जा रहा है कि ईडो, ईदो, ईदो नहीं है भाई, वो एदो है, वो एदो, ठीक है। एदो या एडो इज द फॉर्मर नेम ऑफ द विच सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? याद करिए, इसका करेक्ट आंसर आपका है टोक्यो, ठीक है जी। टोक्यो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि चचा हमारे विधायक। अबे ये नहीं भाई, टोक्यो ये रहा। एदो का मतलब होता है आपका टोक्यो, ठीक है जी। और टोक्यो का मतलब भी क्या होता है आपका? पूर्वी राजधानी, यानी कि पूर्वी राजधानी, यानी कि ईस्टर्न कैपिटल। इस टोक्यो वर्ड का क्या मतलब है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ईस्टर्न कैपिटल। हालांकि जो टोक्यो है ना, ये भी इससे पुराना रूप क्या होता था, इसका पुराना वाला वर्जन क्या था? वो था एडो, जिसको इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखते हैं, एडो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 103 है जिसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वर्ड बुरबुरा? काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा वर्ड लगा मुझे। बुरबुरा जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है कि बिना किसी लक्ष्य के घूमना। क्या आप लोगों को भी क्या आप लोग भी जो है बुरबुरा हो? अगर नहीं हो तो भाई वीडियो को सही से देखना और रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है। और जो लोग भी देखते हैं ना कि बिना लक्ष्य के घूम रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, खाली पीले घूम रहे हैं, है ना, उनको बोलो क्या तू बुरबुरा है, ऐसे बोल देना। ठीक है, मतलब गलत सेंस में नहीं है भाई, इसका मतलब होता है कुछ। तो बुरबुरा मतलब जो बिना किसी लक्ष्य के घूमता हो उसको हम बुरबुरा कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर दिया होता तो मैंने डाला ये चीज़, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन वाज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंडेड?
ये आपका 1949 के अंदर आपका फाउंड किया गया था, और इसी टाइम पर जो है चाइना आज़ाद भी हुआ था। ठीक है, देख रहे हो, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, और चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, और अभी 2025 के अंदर खड़े हैं, तो चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं अभी, समझ रहे हैं कितना गलत हो रहा है हमारे साथ। अगला देखते हैं, वो इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सन यात सेन। यही वो इंसान है जिसको आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन यही होगा, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, सन यात सेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 9 रिनाउंसेस वॉर, मतलब कि कौन से देश का कंट्री, मतलब कौन सा देश है इन चारों में से जिसने अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 9 के अंदर ये बात लिख रखी है कि भाई हम कभी भी ना युद्ध नहीं करेंगे। ये बात किसने कही, हम कभी भी जो है ना वॉर वगैरह नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे वॉर के अंदर, ये बात कही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर आपका बी, भाभी जी घर पर है, यानी कि जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के ऊपर जब आपका एटॉमिक बम जो है गिरा था 1945 के अंदर, तो उस टाइम पर जो है जापान ने अपने आर्टिकल 9 के अंदर ये बात घोषणा करी थी, डिक्लेयर करा था कि हम कभी भी अब आगे से वॉर के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा बोला था। और एक और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, वो क्या है, व्हेन डिड द फर्स्ट ओपियम वॉर टेक प्लेस। तो ओपियम वॉर आपको पता होगा, अफीम का पहला युद्ध कब हुआ था, यही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हुआ था आपका 1839 से लेकर के 1842 तक। ठीक है, और इस अफीम वॉर के अंदर अफीम का जो व्यापार होता था ना, उस व्यापार के अंदर जो है त्रिकोणीय जो है व्यापार हुआ करता था, त्रिकोणीय व्यापार। इस त्रिकोणीय व्यापार के अंदर कौन कौन सी पार्टी शामिल थी, पहला था आपका चाइना, दूसरा था आपका इंडिया, और तीसरा था आपका कौन, ब्रिटेन। इसको आपको अच्छे से याद रखना। तो पहला अफीम का युद्ध जो है ये हुआ था कब, 1839 से 42 तक। और जो त्रिकोणीय व्यापार है, यानी जो अफीम का व्यापार, ओपीएम का जो ट्रेड होता था, वो तीन तीन लोगों के बीच में होता था। ठीक है जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री डिड द फिलोसफी ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म ओरिजिनेट। ठीक है जी, ये बेसिकली चाइना के अंदर ओरिजिनेट हुआ था जी। ठीक है, चाइना के अंदर एक कन्फ्यूशियस करके एक इंसान का नाम है, जो कि आते हैं और वो अपने विचारों को देते हैं, अपने आइडियाज़ को देते हैं, इसलिए इनके पीछे भी वाद लगा हुआ है। तो ये चाइना के अंदर ये इंसान आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन 1905 द रशिया द रूसो जापानीज वॉर वॉज फॉट ऑन द टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कि एक ऐसा देश है जिसकी ज़मीन पर लड़ाई हो रही है बाहर के किसी दो देशों के बीच में। जैसे मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, इस जगह के ऊपर ही लड़ाई हो रही है, और इसी जगह को कैप्चर करने के लिए ये दो लोग लड़ रहे हैं। वो दो लोग कौन कौन से थे, एक था आपका रशिया और दूसरा था आपका जापान। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं भाई साहब, इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, इस देश को कैप्चर करने के लिए। तो ये देश कौन था, ये था आपका चीन। ठीक है, तो इस चीन जो देश है, इसको लेने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए ही जो है ये लोग वॉर कर रहे थे 1905 के अंदर, और इस वॉर के अंदर जापान जो है जीत जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु प्रपोज द सन मिन चू थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ द पीपल्स डॉक्ट्रिन। हिंदी में बता देता हूँ, सन मिन चुई ये बेसिकली ना एक तीन सिद्धांत है, सिन तीन सिद्धांतों को लेकर के जो है सन मिन चुन बोला जाता है। ये तीन सिद्धांत कौन कौन से थे, ये था एक राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, दूसरा था आपका गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, और तीसरा था आपका समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। ये जो तीन प्रिंसिपल्स है, ये तीन डॉक्ट्रिन है, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका सन यात सेन ने। और इस तीन प्रिंसिपल को जब इन्होंने दिया था तो इसको एक नाम दिया था, उसका नाम ही ये है, बोलते हैं ना एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, तो उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, सन मिन चुई। ये जो है इनको शॉर्ट फॉर्म दिया था। अगर ये कभी आ जाए ना भाई, समझ जाना इन तीनों की बात की जा रही है। और दिया किसने, ये सन यात सेन ने दिया है। वो इज नोन ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न फाउंडर ऑफ चाइना। ठीक है जी, आधुनिक चाइना का जो फाउंडर वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग अच्छे से चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अब आपका जो एक मेन काम बचता है वो क्या है,
जाइए, जा करके उसको रिवीजन करिए, जितने भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसको रिवाइज करिए। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं भाई, जबकि बनाने चाहिए थे आपको, ठीक है, नोट्स अगर नहीं बनाए तो समझ लीजिए बना लीजिएगा, तो उसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने के लिए आपका बहुत ही ईजी वे हो जाता है वो, ठीक है। नोट्स जरूर बनाए कीजिए। अब जाइए, जा करके रिवाइज करिए 2 बार। जब ये वीडियो देख लेंगे, देखने के बाद 1 घंटे का गैप लीजिएगा। 1 घंटे का गैप लेने के बाद दोबारा आइए और देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके अब मेरे बताने से पहले पहले ही आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सही हो रहे हैं तो समझ जाइए आपको इस वीडियो को दोबारा यानी कि थर्ड टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो भाई थर्ड टाइम भी देखिए, ठीक है। जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए और इसको करिए। मैं कह रहा हूँ कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक छोटी सी फीस है भाई मेरी, जो कि आप लोगों को देनी है। वो क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके, और बच्चों तक, बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर देना भाई, ये मत सोचना कि उसको शेयर कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। भाई पास तो देखो सभी लोग होंगे, 12th में करना है जो भी चीज़ें करनी है, वैसे करनी ही नहीं चाहिए कभी भी चीज़ें, ठीक है। तो पास होना है 11th क्लास के अंदर, तो अच्छे से रिवाइजन रिवीजन वगैरह करो आप, ठीक है। तो चलिए बस अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।